हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में गूगल ड्राइव और गूगल शीट्स के बारे में बात की थी और उनके बेसिक्स के बारे में हमने जाना था, तो इसी तरह हम इस वीडियो में गूगल शीट्स के अदर फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम मेन्यू बार की तरफ चलते हैं। तो मेन्यू बार में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो फाइल का होता है। तो फाइल को जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें सबसे पहले न्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो ये न्यू का ऑप्शन क्या है? जब इस न्यू के ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे तो फर्स्ट उसमें आता है स्प्रेडशीट और फ्रॉम अ टेम्पलेट गैलरी। अगर आप सबको याद होगा तो लास्ट वीडियो में भी हमने जब न्यू फाइल क्रिएट की थी तो उसमें दो ऑप्शन आए थे, स्प्रेडशीट न्यू का और टेम्पलेट गैलरी का। इसका मतलब है कि आप अपनी शीट में से ही नई शीट जो है क्रिएट कर सकते हैं, आपको गूगल ड्राइव पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कोई टेम्पलेट चाहते हैं तो आप टेम्पलेट गैलरी में जाके कोई भी अपना मनचाहा टेम्पलेट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहे हैं टू डू लिस्ट का, एनुअल बजट का, मंथली बजट का, तो आप इनमें से किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट करके अपनी नई शीट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ड्राइव खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ऑप्शन आता है ओपन का। ओपन का मतलब कि जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप कोई भी नई शीट जो है वो ओपन कर सकते हैं। नई शीट क्रिएट नहीं, ओपन। ओपन माने कि अगर आपकी ड्राइव में कोई भी शीट्स बनी है तो आप, जैसे ये रफ शीट अभी मैं चला रहा हूँ, इसके अलावा एक्सेल ट्रिक की मेरी एक शीट बनी है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ से ओपन करूंगा तो मेरे दूसरे टैब में वो शीट ओपन हो जाएगी। मेरे को दोबारा से ड्राइव में जाके या किसी और शॉर्टकट से उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी सिर्फ इसी शीट से ही इसको ओपन कर सकता हूँ। इसको बंद कर देते हैं। अब थर्ड जो ऑप्शन आता है वो आता है इम्पोर्ट का। अब ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें मतलब चार ऑप्शन देता है कि हम कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं फाइल। तो या तो हम अपनी ड्राइव में से इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो भी हमारी यहाँ पे ड्राइव में शीट्स बनाई हैं उसमें से कोई भी फाइल मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ या कोई भी टैब इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। अगर शेयर्ड विद मी में जाऊँगा तो जिस भी पर्सन ने मेरे को कोई फाइल शेयर की होगी, मैं उसकी फाइल से कोई शीट इंपोर्ट करना चाहूँगा तो मैं वो कर सकता हूँ। रिसेंट में जो मेरी रिसेंट फाइल्स मैंने खोली होंगी वो सारी ऊपर आ जाती हैं, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। और जो फोर्थ ऑप्शन आता है वो आता है अपलोड का। अब इस ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी फाइल एक्सेल की पड़ी है और आप चाहते हैं कि उसको गूगल शीट्स में लाना है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ब्राउज पे जाइए। और जैसे मेरे डेस्कटॉप पे ये फाइल पड़ी है, इसका नाम मैंने रखा है इम्पोर्ट दिस शीट। तो अगर मैं इसको क्लिक करके ओपन करूंगा तो ये फाइल जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। अब इसमें यहाँ पे तीन ऑप्शंस आते हैं, क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट का, इंसर्ट न्यू शीट्स का और रिप्लेस स्प्रेडशीट का। अब इन तीनों ऑप्शन का मतलब क्या है कि जो फाइल हमने इंपोर्ट की है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, उसकी एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। और जो सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट न्यू शीट्स का, तो वो क्या करेगा कि इस फाइल में जो हम रफ शीट पे काम कर रहे हैं यहाँ पे एक इसका टैब ओपन कर देगा। मतलब कि जो भी हमने इंपोर्ट किया है शीट, अगर उसमें एक दो तीन चार जितने भी टैब्स हैं वो सारे जो हैं वो इस शीट में कॉपी कर देगा। और थर्ड ऑप्शन है रिप्लेस स्प्रेडशीट का, यानी कि जिस स्प्रेडशीट में हम काम कर रहे हैं रफ शीट पे, वो इस शीट्स में सारी चीज़ें डिलीट करके जो हमने इंपोर्ट किया शीट, वो शीट को यहाँ पे डाल देगा। तो हम अगर इंसर्ट न्यू शीट पे क्लिक करते हैं, इंपोर्ट थीम पे अगर क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी थीम है या कुछ भी लिखा हुआ है तो एज इट इज़ कॉपी कर देगा वो। तो फिलहाल हम इसको टिक नहीं करेंगे, हम इंपोर्ट डेटा करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया तो यहाँ पे शीट वन क्रिएट हो गई है। तो मेरी उस फाइल में सिर्फ शीट वन ही क्रिएट की हुई थी और उस पर मैंने कोई काम नहीं किया था। अगर मैंने कोई काम किया होता तो वो यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी हो जाता। अब हम कॉपी ऑफ मास्टर में फिर से जाते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन आता है मेक अ कॉपी का। मेक अ कॉपी का मतलब होता है कि जो स्प्रेडशीट पे आप काम कर रहे हो उसी की सेम कॉपी बनाना। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो कॉपी डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ गया। अब बाय डिफॉल्ट इसका नाम आता है कॉपी ऑफ रफ शीट। आप इसको अपने हिसाब से नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया रफ शीट 2। अब वो आपको ऑप्शन देता है गूगल कि आप इसको किस फोल्डर में रखना चाहते हैं। अब जैसे कि ये माई ड्राइव में ही मेरी फाइल थी और ये कॉपी भी माई ड्राइव में ही होगी, बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और फोल्डर में रखना चाहूँ या कोई मैं नया फोल्डर बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे माई ड्राइव पे ऑप्शन है
मैं माई फोल्डर में रखना चाहता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये माई फोल्डर यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद ऑप्शन आते हैं शेयर इट विद सेम पीपल। अगर मान लीजिए आपने अपनी रफ शीट जो है किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर की है, तो अगर आप कॉपी करते हैं तो इस ऑप्शन को टिक करने के बाद वो उन्हीं पर्सन्स के साथ फिर से शेयर हो जाएगी। कॉपी कमेंट्स का मतलब है कि जो भी कमेंट्स आपने या किसी और ने शीट्स पे किए हैं वो सेम कॉपी वाली शीट में भी कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। और इसमें इंक्लूड रिजॉल्व कमेंट का ऑप्शन आता है कि अगर कोई कमेंट रिजॉल्व भी हुआ है तो उनको भी इंक्लूड कर लेगा। फिलहाल मैं इसकी कॉपी नहीं बनाऊंगा, पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप बना भी सकते हैं। इसको भी कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है शेयर का। अब शेयर का ऑप्शन जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप किसी भी पर्सन को ये फाइल जो है वो शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ उस पर्सन की आपको ईमेल आईडी डालनी है। तो जब आप उसकी ईमेल आईडी डाल देंगे तो यहाँ पे आपको वो तीन ऑप्शन देगा, व्यूअर का, एडिटर का और कमेंटर का। आप अपने हिसाब से उसको एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप उसको किस चीज़ का एक्सेस देना चाहते हैं। और नोटिफाई पीपल पे क्लिक करके उनको उस चीज़ की ईमेल भी चली जाएगी कि आपको एक फाइल जो है शेयर हुई है। इसके अलावा आप किसी उस पर्सन को मैसेज भी लिख सकते हैं कि अगर आपको उस शीट के रिगार्डिंग कुछ चेंज करना है या उसको नोटिफाई करना है, कुछ भी लिख के आप भेज सकते हैं कि मेल में कि आप ये चीज़ उसमें चेंजेस कर दीजिए। और जब सेंड करेंगे तो उनको मेल के साथ ये मैसेज भी चला जाएगा। इसके बाद बारी आती है ईमेल ऑप्शन की। ईमेल ऑप्शन में क्या होता है कि आप इस फाइल को किसी को भी ईमेल कर सकते हो। वैसे ये ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ में नहीं आता है, बट फिर भी हाँ, इस ऑप्शन को हम बता देते हैं आपको। देन ऑप्शन आता है डाउनलोड का। अब डाउनलोड का मतलब क्या होता है कि इसमें आप किसी भी तरह की एक्सटेंशन में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये गूगल शीट्स जो है, गूगल स्प्रेडशीट, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट में है, तो हम इसको एक्सएलएस एक्स के फोल्डर में फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसको ओपन डॉक्यूमेंट यानी कि डॉट ओडीएस के फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर पीडीएफ फॉर्मेट आता है या फिर वेब पेज एचटीएमएल आता है। इसके बाद डॉट सीएसवी और डॉट टीएसवी, इन सब फॉर्मेट्स में हम इसको डाउनलोड करके कहीं भी किसी को भी भेज सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है रीनेम का। रीनेम जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जब आप इस क्लिक करेंगे तो शीट का आप रीनेम कर सकते हैं। जैसे रफ शीट को हम रफ शीट 1 लिख देते हैं तो इसका नाम चेंज हो गया। इसके बाद बारी आती है मूव की। अब मूव जो ऑप्शन है उसका मतलब ये नहीं कि आप शीट में कुछ भी मूव कर दीजिए। इसका ऑप्शन का मतलब ये है कि जहां पर भी आपकी ये शीट ड्राइव में पड़ी है उसको आप किसी और फोल्डर में मूव कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो उस चीज के लिए काम आता है। इसके बाद आता है ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव। अब मान लीजिए आपकी ये जो फाइल है वो 10-20 फोल्डर को खोलने के बाद किसी एक फोल्डर में पड़ी है, पर आप बार बार उन फोल्डर्स को खोलना नहीं चाहते। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था कि इसको ऐड एज अ स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो इसका आप शॉर्टकट ड्राइव पे क्रिएट कर सकते हैं। जब आप इसका शॉर्टकट क्रिएट करेंगे तो आप इस किसी भी फोल्डर में इसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने अदर्स पे क्लिक किया और ऐड कर दिया, तो वो क्या होगा कि अदर्स वाले ऑप्शन में जो फोल्डर है उसमें इस शीट का शॉर्टकट क्रिएट कर देगा। और यहाँ से इसको मैं अंडू कर दूं तो वो शॉर्टकट जो है वो डिलीट भी कर देगा। इसके बाद आता है मूव टू ट्रैश। अब मूव टू ट्रैश का ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए आपने ये फाइल डिलीट कर दी तो ये आपके ये ट्रैश में चली जाएगी। यानी कि जो अगर आप माई कंप्यूटर में को फाइल डिलीट करते हैं तो वहाँ पे रिसाइकल बिन का ऑप्शन आता है। तो जो गूगल ड्राइव है उसका जो रिसाइकल बिन है वो मूव टू ट्रैश ही होता है। पर आप इसमें सोचेंगे कि अगर मान लीजिए 10 पर्सन जो है शीट पे काम कर रहे हैं और किसी रैंडम पर्सन ने वो शीट जो है वो डिलीट कर दी तो कैसे रिकवर होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी पर्सन इस फाइल का ऑनर होगा, जिसके पास इसके ऑनरशिप राइट्स होंगे, सिर्फ उसी के ट्रैश फोल्डर में ये फाइल जाएगी, चाहे कोई भी व्यक्ति इस फाइल को डिलीट कर दे। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है गूगल ड्राइव ने हमें। इसके बाद बारी आती है वर्जन हिस्ट्री की। अब वर्जन हिस्ट्री क्या है, ये आपको ऑप्शन एक्सेल में नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ गूगल शीट्स में ही मिलेगा। इस वर्जन हिस्ट्री में जैसे मान लीजिए हम इसका अभी जो करंट वर्जन चल रहा है हम इसका नाम रख लेते हैं एक।
अभी बाय डिफॉल्ट इसका नाम अनटाइटल्ड वर्जन आ रहा है, इसमें हम लिख देते हैं इसका नाम करंट वर्जन और इसको सेव कर लेते हैं। तो इस ऑप्शन का मतलब ये है कि आपने जब से इस फाइल को क्रिएट किया है तब से लेके अब तक आपने जो भी चेंजेस इसमें किए हैं आप वर्जन हिस्ट्री में जाके इसको देख सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल फीचर है, ये मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आता है क्योंकि कई बार मेरे को भूल जाता है कि मैंने कब क्या काम किया था, तो इससे देख के मैं ये चीज़ पता कर सकता हूँ कि मैंने कब क्या काम किया है। इसके अलावा मेरे को ये भी बता देता है कि कब मैंने क्या चेंजेस किए हैं और कितने बजे किए हैं। जैसे यहाँ पे टुडे में आ रहा है कि 3:53 पे मैंने एक काम किया है। अब 21 जुलाई को भी मैंने यहाँ पे काम किया था, तो ये सारा मेरे को वो बता देता है। और जो चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पे उस कलर में कर देगा। जैसे मेरी आईडी, अब मैं अकेला ही कोलैबोरेटर हूँ इस आईडी में, इस शीट में, तो ये जो ग्रीन कलर है वो दिखा रहा है। अगर मान लीजिए 3-4 पर्सन ने इस पे एडिट किया होता है तो हर एक पर्सन की आईडी में एक अलग कलर दिखाता है और उस पर्सन ने जो भी एडिट किया होता है वो उसी कलर पे उस एडिट को शो करेगा। अब यहाँ पे टोटल 3 एडिट हुए हैं और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये भी बता देगा कि मैंने कहाँ कहाँ इसको एडिट किया है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि गूगल शीट्स ने हमें प्रोवाइड किया है। इसके अलावा आप मान लीजिए अगर आपको कोई भी आपने शीट में गलती कर दी है या आप चाहते हैं कि ये चीज़ जो 10 दिन पहले थी या 50 दिन पहले थी मैं उस चीज़ को ही चाहता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन को आप रिस्टोर कर रहे हैं उस दिन में जो भी काम हुआ था या उस दिन तक जो भी काम हुआ था आप उस काम को आप रिस्टोर कर पाएंगे। यानी कि जो काम आज आपने आज किया है वो आपका काम सारा डिलीट हो जाएगा और उस दिन का जो काम है वो रिस्टोर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो गूगल शीट्स हमें प्रोवाइड करती है। इसके बाद बारी आती है मेक अवेलेबल ऑफलाइन की। अब जो गूगल शीट्स है वो आपको पता है कि गूगल के साथ लिंक है और गूगल जो है वो एक ऑनलाइन टूल है। तो इसको आप जब भी आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं होगा या लाइट चली जाएगी या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपकी ये शीट नहीं चलेगी। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको अ, ये ऑफलाइन अवेलेबल कर देगा शीट को। तो जब आपकी लाइट चली जाएगी या इंटरनेट बंद हो जाएगा तो आप इसको ऑफलाइन भी एडिट कर पाएंगे। इसके बाद बारी आती है डिटेल्स की। डिटेल्स कुछ खास फंक्शन नहीं है, बस इसमें डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बताते हैं कि ये कहाँ पे इसकी लोकेशन है, इनका ऑनर कौन है, ये लास्ट मॉडिफाई कब हुई थी और ये क्रिएट कब हुई थी। इसको भी बंद कर देते हैं हम। इसके अगला ऑप्शन की बारी आती है वो है सेटिंग्स का ऑप्शन। अब सेटिंग्स में क्लिक करके सब मैं आपको ये बात बताना सबसे पहले चाहता था बट मैंने इस फंक्शन को अभी तक क्यों नहीं बताया, क्योंकि इस वीडियो में ही इस फंक्शन को कवर करना था मैंने। जैसे जब भी आप नई फाइल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जहाँ पे इसकी लोकेल लिखी है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स लिखा आएगा। आपने क्या करना है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स की जगह पे यूनाइटेड किंगडम कर देना है अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट का जो डेट का फॉर्मेट होता है वो पहले मंथ आता है, उसके बाद डे आता है और उसके बाद ईयर आता है। पर यूनाइटेड किंगडम जो है वो इंडिया के हिसाब से ही चलता है, पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर। तो फिर हमने यहाँ पे इसको यूनाइटेड किंगडम करके यहाँ पे टाइम जोन को इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से करके डन कर देना है। और हाँ, अगर आप कैलकुलेशन पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे रीकैलकुलेशन, तो इसको ऑन चेंज पे क्लिक करके और यहाँ पे इसको ऑन कर देना है। अब इसका मतलब ये है कि आइटरेटिव कैलकुलेशन माने, मैं आपको बाहर जाकर दिखाता हूँ इसको, पहले इसको सेव कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 1, 2 और 3, ये मेरे से गलती से रिफ्रेश होगी, 1, 2 और 3। अब इन तीनों सेल्स में कोई फॉर्मूला लगा है, पर जो पहले सेल में फॉर्मूला है वो दूसरे सेल से उठा रहा है, दूसरे सेल में जो फॉर्मूला है वो थर्ड सेल से डेटा उठा रहा है और जो थर्ड सेल में फॉर्मूला है वो फर्स्ट सेल से उठा रहा है। इसका मतलब कि ये तीनों घूम घुमा के एक दूसरे से ही डेटा उठा रहे हैं। तो जब तक आप आइरेटिव कैलकुलेशंस को ऑन नहीं करेंगे तब तक ये जो है वो फॉर्मूला एक दूसरे से नहीं उठाएंगे। तो समटाइम्स क्या होता है कि हम काफ़ी शीट्स में फार्मूलाज वगैरह लगा लेते हैं पर वो फार्मूलाज वर्क नहीं करते, तो ये सेटिंग्स को ऑन करने के बाद ये फार्मूलाज जो है वो आप पे वर्क करने लग जाएंगे। इसके बाद ये लास्ट ऑप्शन आता है प्रिंट का। प्रिंट का ऑप्शन का आप सबको पता ही होगा कि कंट्रोल पी इसकी कमांड होती है। जब भी आप इसको प्रिंट करते हैं तो शीट में जो भी लिखा होता है आप उसको सिलेक्ट करके पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं।
इसके बाद बारी आती है एडिट मेन्यू की। तो एडिट मेन्यू में जो सबसे पहले कमांड होती है वो होती है अंडू की। तो अंडू क्या होता है, इसको काफ़ी लोग जानते भी होंगे। कंट्रोल जेड कमांड होती है इसकी। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, जैसे ए बी सी लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करके अंडू करूँगा तो वो जो कमांड है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, यानी कि जो इस शीट में इस कमांड से पहले था वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद बारी आती है रीडू की। अब रीडू कमांड क्या है, वो अंडू का उलट है। जैसे मान लीजिए मैंने जो कमांड लिखी थी अंडू करके मैंने इसको वापस बैक कर दिया, बट अगर मैं रीडू करूंगा तो वही कमांड वापस से रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रीडू करूँ तो वापस से वो चीज आ गई जो मैंने इसको अंडू किया था। अब थर्ड यहाँ पे आती है कट। कट का ऑप्शन क्या होता है कि आप किसी भी मान लीजिए यहाँ से आप कुछ भी इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आप इसको कट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ से कट कर देगा और आप जहाँ पर भी इसको पेस्ट करना चाहें आप उसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, जहाँ से आपने इसको कट किया है वो उसको पूरा यहाँ से उठा के इसका बॉर्डर तक उठा लेगा यहाँ से, और जो भी इसका फॉर्मेट है वो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देगा। अब इसको मैं फिर से अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड से, तो यहाँ पे चला जाएगा। इसके बाद बारी आती है कॉपी की। कॉपी आप सब जानते ही हैं कि जब भी हमने कोई भी चीज़ को डुप्लीकेट करना होता है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसकी कमांड होती है कंट्रोल सी। तो हम जैसे इसको कंट्रोल सी करके या फिर हम यहाँ से इसको क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, और इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है पेस्ट का। अब कॉपी हमने कर लिया है, हम यहाँ पे इसको कंट्रोल वी से भी और यहाँ से क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली इन चीज़ों में सारे शॉर्टकट्स ही यूज़ करते हैं, कोई भी यहाँ पे क्लिक करके नहीं करता है, बट स्टिल गूगल हमें यहाँ पे दिए हैं तो हम इनके एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं। इसके बाद बात आती है पेज स्पेशल की। अब काफ़ी लोग आप में से नहीं जानते होंगे कि पेज स्पेशल क्या होता है। ये पेज स्पेशल जो होता है वो रेगुलर पेज से बहुत ही अलग होता है। अब सपोज कीजिए आपने यहाँ से इसको कॉपी किया इनकम को, तो जब आप कंट्रोल सी करके यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर इनकम को उसने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। मतलब इसका जो बॉर्डर है, इसका जो कलर है, इसमें जो इसको बोल्ड किया हुआ है और इसका जो भी फॉर्मेट है, इसको सारा उसने पेस्ट कर दिया। बट पेस्ट स्पेशल की कमांड लगा के हम इसको अपने मन चाहे तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि जब मैंने इसको कॉपी किया तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है वैल्यूज ओनली। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसको कॉपी कर रहे हैं तो सिर्फ इसकी वैल्यू को पेस्ट करेगा। वैल्यू मतलब जैसे यहाँ पे इनकम लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कहलाता है। तो जब मैं यहाँ पे इसको वैल्यूज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मान लीजिए कॉपी करके मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और जब वैल्यूज पे क्लिक करूंगा तो वो सिर्फ इनकम को ही यहाँ पे पेस्ट करेगा, इसके कलर को या इसके जो भी इसको बोल्ड किया है वहाँ पे इसको पेस्ट नहीं करेगा। इसके बाद अगर मैं इसको फिर से कॉपी करके पेस्ट स्पेशल पे जाऊँ, दूसरा ऑप्शन आता है फॉर्मेट ओनली का। तो मतलब इसका जो भी फॉर्मेट है, जैसे यहाँ पे इसका कलर किया हुआ है और इसमें जो बोल्ड किया हुआ है ये उसको पेस्ट कर देगा। ठीक है। और थर्ड ऑप्शन जो आता है वो आता है फॉर्मूला ओनली। अगर मान लीजिए इस सेल में कोई भी फॉर्मूला लगा है तो वो क्या करेगा, सिर्फ उस फॉर्मूला को ही कॉपी करेगा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम किसी भी फॉर्मूला को कॉपी सिर्फ किसी सेल को कॉपी करते हैं और कहीं पेस्ट करते हैं, तो अगर वो सेल किसी रेफरेंस से लिंक होता है तो अगर हम उसको दूसरी जगह पे पेस्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो वेरी कर सकता है। पर जब हम पेस्ट स्पेशल की कमांड लगा के फॉर्मूला ओनली पे क्लिक करेंगे तो वो उसको फॉर्मूले को उसी रेंज से उठाएगा और यहाँ पे इसको पेस्ट करेगा, जो कि आंसर आपका सेम आएगा। इसके बाद बारी आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है कि हम अपने सेल को किसी कंडीशन के हिसाब से कोई कलर कर सकते हैं। तो अगर मान लो हमारे किसी सेल पे कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है तो यहाँ पे क्लिक करके वो सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ही पेस्ट करेगा। इसके बाद बारी आती है डाटा वैलिडेशन की। डाटा वैलिडेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि एक सेल में कुछ एक लिमिटेड इनपुट्स ही हम डाल सकें, जैसे एक सेल में मैं चाहता हूं कि ए से लेके जेड तक ही मैं टाइप कर सकूं, तो मैं डाटा वैलिडेशन को क्लिक करके वहाँ पे ए से लेके जेड तक सारा कुछ भर दूंगा, और जब मैं वहाँ पे एक एरो आता है जब उस पर क्लिक करूंगा तो वहाँ पे वो ही रिजल्ट मैं सिर्फ एंटर कर पाऊंगा। तो जब मैं पेज स्पेशल में जाके डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ उस वैलिडेशन को ही कॉपी करेगा, सिर्फ उसके रिजल्ट को ही नहीं कॉपी बट की वैलिडेशन को कॉपी करेगा। इसके बाद बारी आती है ट्रांसपोज की। अब ट्रांसपोज जो है वो काफ़ी यूजर्स के लिए नई टर्म है। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे इसको
कॉपी कर लिया, बट मैं चाहता हूँ कि इसको मैं वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली पेस्ट करूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करके मैं ट्रांसपोज पे क्लिक कर दूंगा, तो वो इसको क्या करेगा, वो हॉरिजॉन्टली जो है वो इसको पेस्ट कर देगा। ये कमांड भी बहुत ही यूजफुल कमांड है जो कि बहुत कम लोगों को पता होती है। इसके बाद बारी आती है कॉलम विड्थ ओनली। अब कॉलम विड्थ ओनली क्या होता है, ये बहुत ही यूनिक ऑप्शन है, ये बहुत सारे यूजर्स को नहीं पता होगा और ना ही कोई यूज करता है इसको। बट अगर मैं चाहूँ, जैसे सपोज कीजिए ए वाले कॉलम की बहुत सारी विड्थ है, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो ई वाले कॉलम जितनी हो जाए, तो मैं ई वाले कॉलम में किसी भी सेल को कॉपी करके यहाँ पे किसी भी सेल पे क्लिक करूँगा, पर वो सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। और मैं जब यहाँ पे पेज स्पेशल पे जाके कॉलम विड्थ ओनली पे क्लिक करूँगा, तो वो क्या करेगा, ई वाले कॉलम की जो विड्थ है वो उसको ए वाले कॉलम में भी पेस्ट कर देगा। ये भी देखिए कितना यूनिक फंक्शन है जो हमें गूगल शीट्स प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इनकम को या फिर ये कंट्री को मैंने कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स पे, तो वो क्या करेगा, सारा कॉपी कर देगा, बट जो उसके साइड में जो ब्लैक लाइन आउटलाइनिंग की होती है बॉर्डर की, उसको कॉपी नहीं करेगा। तो ये जो पेज स्पेशल के ऑप्शन थे, ये सारे जो है वो ऑप्शन हमें पेस्ट से बहुत अलग बनाते हैं इस फंक्शन को। इसके बाद बारी आती है डिलीट की। अब डिलीट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने इस सेल पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे डिलीट पे ऑप्शन क्लिक कर लिया, तो वो हमसे पाँच या छः जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं फंक्शन, वो हमसे पूछेगा कि आप क्या डिलीट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट में तो आता है वैल्यूज़ का, तो आप मतलब कि इसमें जो भी वैल्यू लिखी है हम उस वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। सेकंड आता है रो 9, हमने जो भी सेल सेलेक्ट किया है वो 9th रो में है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे 9th रो में जो है कलर हुआ है, तो उस 9th रो को भी डिलीट कर देगा वो। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम सी में, क्योंकि उस जहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया है वो मैक्सिको जो था वो सी कॉलम में था, तो वो सी कॉलम के बारे में बताएगा कि आप इस कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आता है सेल एंड शिफ्ट अप। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कंपनी नेम सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे डिलीट पे गया और मैंने इसको शिफ्ट अप पे क्लिक किया, तो वो क्या करेगा, कंट्री और इनकम में से कंपनी नेम को गायब कर देगा और जो इनकम है वो उसको ऊपर शिफ्ट कर देगा, जैसे इसको यहाँ पे इसने कर दिया है। अब इसको कंट्रोल Z करेंगे और एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इनकम पे क्लिक किया और अगर मैं यहाँ पे डिलीट पे जाके शिफ्ट एंड सेल लेफ्ट पे कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा, जो उसके राइट में जो इसका लिखा हुआ है वो उसको लेफ्ट में ले आएगा, मतलब इसको डिलीट करके जो उसके राइट में लिखा है उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा। तो कंपनी नेम जो यहाँ पे था उसको डिलीट करने के बाद यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो हम इसको भी कंट्रोल Z कर देते हैं। लास्ट जो कि ऑप्शन आता है वो आता है नोट्स का। अभी फिलहाल इस शीट में कोई नोट्स नहीं है, बट मैं आपको फिर भी एक बार नोट्स डाल के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कुछ भी रैंडम नोट्स डाल दिया इस पर, और पूरी शीट में सिर्फ यहीं पे नोट है जहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर दिख रहा है। तो मैं नोट को या तो यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी डिलीट कर सकता हूँ इसको नोट्स पे जाके, तो वो इसको नोट्स को डिलीट कर देगा। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो आता है फाइंड एंड रिप्लेस का। अब ये ऑप्शन क्या करता है, इस शीट में आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फाइंड करना चाहता हूँ मेल को, तो यहाँ पे जितना भी जहाँ पर भी मेल लिखा है वो उसको फाइंड करेगा। जैसे यहाँ पे इसको कर्सर को लेके आ रहा है, अब ये फीमेल पे इसलिए क्लिक कर रहा है क्योंकि फीमेल में भी मेल वर्ड जो है वो आ रहा है। इसमें आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस शीट में जहाँ पे भी मेल लिखा हुआ है उसको मैं फीमेल से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो जब मैं इसको रिप्लेस करूँगा, रिप्लेस ऑल को, तो वो क्या करेगा, मेल को फीमेल कर देगा। बट यहाँ पे जो ऑलरेडी फीमेल था उसको उसने फीमेल कर दिया, क्योंकि उसमें जो मेल था उसने उसको भी फीमेल लिख दिया, तो दो बार फी लिख के आ रहा है। तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है, अगर इसको हम ढंग से यूज़ करें।
इसको अच्छी तरह यूज़ करने के लिए हम इसकी अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इस फंक्शन को यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। इस फंक्शन की हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई हैं यहाँ पे, तो इसको भी हम डन कर देते हैं और इसको कंट्रोल Z से हम अंडू कर देते हैं। इसके बाद बारी आती है थर्ड मेन्यू की, जो है व्यू मेन्यू। अब काफ़ी सारे यूजर्स इस मेन्यू के बारे में जानते तो हैं, बट उनको ये नहीं पता कि इसमें जो भी फंक्शंस हैं वो उतने ही ज़रूरी हैं जो कि बाकी मेन्यूज़ में हैं। उनको लगता है कि इसमें नॉर्मल फंक्शंस हैं, तो उनकी ज़्यादा यूजेज इस मेन्यू में नहीं है। बट मैं आपको जो इसमें बताता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें आता है शो का। अब शो में क्या है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है फॉर्मूला बार का। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, यहाँ पे जो व्हाइट पट्टी लगी होती है इसमें, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। तो किसी भी सेल पे अगर क्लिक करेंगे, उस सेल में जो कुछ भी लिखा है वो फॉर्मूला बार में लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको हटा सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पे ग्रिड लाइंस का। अब ग्रिड लाइंस क्या होता है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही हैं हल्की हल्की, इसको हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। ये लाइंस जो है वो फॉर्मेटिंग वाली लाइन से अलग होती हैं। अब जहाँ पे ये जो बोल्ड की हुई है ये हमने फॉर्मेटिंग की है, बट ये जो लाइंस है वो ग्रिड लाइंस हैं। तो जब हम इस पे क्लिक करके इसको हटाते हैं तो वो ग्रिड लाइंस जो है वो गायब हो जाती हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि सारी लाइंस गायब होगी, और जो हमने फॉर्मेटिंग की है वो वाली लाइंस जो है वो गायब नहीं हुई। इसको हम फिर से वापस ले आते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है यहाँ पे फॉर्मूला का। फॉर्मूला का मतलब है कि इस शीट में जहाँ पर भी फॉर्मूलाज यूज हुए हैं हम उनको शो कर सकते हैं कि कहाँ पे फॉर्मूलाज हुए हैं यूज। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, यहाँ पे इसको मैंने सम का फॉर्मूला लगाया है, बट अगर आप नॉर्मली देखोगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि कहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पे जब हम डन करेंगे तो यहाँ पे इसको शो करेगा कि इज इक्वल टू सम और एक रेंज सेलेक्ट की हुई है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है। ये ऑप्शन बहुत कम यूजर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि सबको इस बारे में नहीं पता होता। देन उसके बाद फोर्थ ऑप्शन जाता है, वो आता है प्रोटेक्टेड रेंजेस का। अब जो प्रोटेक्ट रेंज है वो हमने लास्ट वीडियो में इस टॉपिक को कवर किया था। तो अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप पुराने वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम इस शीट में कोई भी एक रेंज है, हमने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है कि इस पर कोई भी एडिट ना कर सके। तो जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो वो हमें प्रोटेक्टेड रेंजेस जो है वो शो करता है। इसके बाद ऑप्शन आता है फ्रीज का। अब फ्रीज का ऑप्शन क्या होता है, फ्रीज के ऑप्शन में जैसे सपोज कीजिए मैंने इसको स्क्रॉल किया शीट को यहाँ पे, तो जो ए से लेके आगे तक कॉलम थे वो सारे बैक चले गए और मेरे को वो नहीं दिखाई दे रहे। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं इस पे जाके फ्रीज पे क्लिक करूँगा तो मेरे से पूछेगा कि आप किस रो तक या कहाँ तक इसको फ्रीज करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैंने जो है ए कॉलम को सिलेक्ट किया है। तो जब मैं अप टू कॉलम ए तक सिलेक्ट करूँगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको फ्रीज कर देगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी मोटी सी पट्टी आ गई है। तो जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे शीट को आगे तो वो पट्टी में जो भी लिखा है वो वही रहेगा, इसके अलावा सारी शीट जो है वो स्क्रॉल होगी। इसी तरह हम रो को भी स्क्रॉल मतलब बचा सकते हैं, करने के लिए हम इसको फ्रीज कर सकते हैं। अभी फिलहाल जब इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो वो ऊपर जो कॉलम है वो नहीं दिख रहा हमें। तो हम यहाँ पे क्लिक करके व्यू पे जाके यहाँ पे अप टू रो 1 तक हम फ्रीज कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लें या साइड पे स्क्रॉल कर लें तो हमें दोनों तरफ जो है वो शो करेगा। तो फ्रीज का ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसको आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा होता है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन दोनों को वापस से हटा देता हूँ। इसके बाद बारी आती है ग्रुप की। अब ग्रुप का क्या मतलब होता है कि सपोज कीजिए आपका बहुत सारा डेटा सेट है, उस डेटा सेट को आपने एक कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, उन कैटेगरीज को ग्रुप कर सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे मैंने यहाँ पे 9 से लेके जो 16 तक कॉलम है, ये मेरी एक कैटेगरी है, ठीक है। तो उस कैटेगरी को मैं यहाँ पे क्लिक करके एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको ग्रुप क्रिएट करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि माइनस का निशान आ गया और इन सबको वो सिलेक्ट कर रहा है। पर जब इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो इसको हाइड कर देगा। तो इस ऑप्शन का फायदा ये है कि आप इसमें अपनी मर्जी से डेटा को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। आपको बार बार उस डेटा को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप उस डेटा का एक ग्रुप बना देते हैं और आप उसको हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ पे इसको रिमूव भी कर सकते हैं और इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं।
इसके बाद बारी आती है कमेंट्स की। कमेंट्स भी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। कमेंट्स जो भी आपको कोई भी कोलैबोरेटर जो है शीट में काम करने के लिए या कोई भी चेंजेस करने के लिए आपको बोलता है, वो आपको कमेंट कर देता है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है वो कमेंट्स जो है सारे देख सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और उनको हाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है हिडन शीट्स की। इस जो भी वर्कबुक में मैं काम कर रहा हूँ, इस वर्कबुक में आपको सामने 6 शीट्स दिख रही हैं, बट इसके अलावा जो काफ़ी शीट्स जो है मैंने हाइड कर रखी हैं, वो सारी हाइड शीट्स जो है वो यहाँ पे शो हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा शीट 5 को, तो वो शीट 5 जो है वो अनहाइड होके मेरी यहाँ पे आ जाएगी। तो उसको मैं यहाँ से अनहाइड और हाइड भी कर सकता हूँ, और इसको मैं व्यू के अलावा मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ जो शीट्स जो है वो हाइड की हुई हैं। इसके बाद आ जाती है जूम की। अब जैसे नॉर्मली जो है वो शीट हमारी 100% पे जूम की हुई है हमने, बट अगर हम चाहें तो इसको 200% पे, 150% पे और इवन की 50% पे भी जूम कर सकते हैं। तो जब अगर 50% पे करूँगा तो बहुत ही छोटी हो गई शीट, बट जूम आउट हो चुकी है। तो इसको हम यहाँ से भी करके कर सकते हैं जूम। लास्ट ऑप्शन आता है फुल स्क्रीन का। अब फुल स्क्रीन जैसे मान लीजिए मैंने अपनी वर्कबुक पे कोई काम किया है, बट मैं उसको फुल स्क्रीन पे लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो वो क्या करेगा, ऊपर से सारे मेन्यू बार कोड आ देगा, फॉर्मूला बार कोड आ देगा और सारा कुछ करके वापस उसको ये जूम कर देगा, यानी कि इसको फुल स्क्रीन पे ले आएगा। और इसको अगर हमने वापस से वैसा ही लाना है तो हम इसको एस्केप वाला बटन दबाएंगे, तो ये जूम आउट जो है वो हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है इंसर्ट मेन्यू का। इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आता है इंसर्ट सेल्स का, यानी कि इसमें दो ऑप्शन आते हैं, इंसर्ट सेल्स एंड शिफ्ट राइट और शिफ्ट डाउन। अगर मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे ए और 8 कॉलम को सिलेक्ट किया है, A8 को, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट राइट करता हूँ तो वो क्या करेगा, इसके राइट पे कॉलम को सेल को इंसर्ट करेगा और इसको लेफ्ट पे ले जाएगा। और अगर मैं इसको डाउन पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये उसके ऊपर एक कॉलम इंसर्ट कर देगा और इसको नीचे ले आएगा। इसी तरह अगर मैं रोज पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट वन रो अबव पे क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, 8th रो जो है इसके ऊपर एक रो जो है वो इंसर्ट कर देगा और उसको ब्लैंक रख देगा। इस तरह अगर वन रो बिलो करता हूँ तो 8th के नीचे वाले एक नई रो इंसर्ट कर देगा। और इस तरह अगर मैं कॉलम पे क्लिक करूँगा तो वो कॉलम को भी लेफ्ट और राइट के हिसाब से इंसर्ट कर सकता है। इन सारे ऑप्शंस को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इस पर बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। इनके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। इसके बाद बारी आती है शीट्स की। अगर आप इस पूरी वर्कबुक में एक नई शीट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नई शीट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है टेबल्स की। अब जो टेबल्स हैं ये गूगल शीट्स ने नया ऑप्शन जो है वो लाया है अपनी स्प्रेडशीट्स में, तो इसके बारे में भी हम अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे। बट आपको मैं अगर छोटे तरीके से बताऊं तो जो भी आपका डेटा सेट है आप उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं उनको टेबल की फॉर्म में, तो ये टेबल वो ऑप्शन होता है। इसके बाद बारी आती है चार्ट्स की। चार्ट्स का मतलब कि जैसे आप डेटा को विजुअलाइज करते हैं बार चार्ट से, ग्राफ से, किसी भी तरह से, लाइन चार्ट से, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करके उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है पिवट टेबल। अब पिवट टेबल भी बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है, इसके बारे में भी हम एक नई वीडियो बनाएंगे, अलग टॉपिक है ये, इसको कवर करेंगे। बट इसको शॉर्ट में समझाऊं तो ये भी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ही काम आता है, आपके बहुत बड़े डेटा को ये बहुत ही छोटे तरीके से पेश कर देता है। इसके बाद बारी आएगी इमेज की। इमेज का मतलब कि आप अपने गूगल ड्राइव से और अपने कंप्यूटर से भी किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। और जो फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट इमेज इन सेल, इसका मतलब है कि आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं और जो भी आप इमेज इंसर्ट करेंगे वो उस सेल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। पर अगर आप दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इंसर्ट इमेज ओवर सेल्स पे, तो वो क्या करेगी, उस सेल के ऊपर इंसर्ट हो जाएगी, उस सेल के अंदर से इंसर्ट नहीं होगी। तो चाहे इमेज का साइज कितना भी बड़ा हो वो उस साइज को पूरा यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। बट जब इन सेल पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इंसर्ट इमेज इन सेल्स पे, तो वो सेल्स के उस सेल के साइज के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करेगी। देन ऑप्शन आता है इंसर्ट ड्राइंग का। अब इस ड्राइंग में आप अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप
इसको लाइन, एरो, एल्बो कनेक्टर, कर्व, पॉलीलाइन, हर तरह की जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रिबल का ऑप्शन आता है जिसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई लाइन इंसर्ट कर रहा हूँ, और जब यहाँ पे मैं सेव और क्लोज करूँगा तो वो जो लाइन है वो इस शीट में इंसर्ट हो जाएगी। बट ये जो लाइन है इस शीट में एज अ पिक्चर इंसर्ट होगी। तो ये इंसर्ट ऑप्शन में ये ड्राइंग का ऑप्शन आता है, इसको हमने डिलीट कर दिया। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आता है फंक्शन का। अब जैसे एक्सेल में काफ़ी फंक्शंस होते हैं, वैसे गूगल शीट्स में भी काफ़ी फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस को गूगल ने कैटेगरी में बांटा है, जैसे एरे की कैटेगरी हो गया, डाटाबेस की कैटेगरी, डेटा, डेट, इंजीनियरिंग, फिल्टर, फाइनेंशियल, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो है फंक्शंस इंस्टॉल किए हुए हैं इन्होंने। तो इनके बारे में भी हम अलग अलग फंक्शंस की वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर नहीं करेंगे। इसके बाद बारी आती है लिंक की। जैसे मान लीजिए इस कंट्री वाले सेल पे मैं कोई लिंक इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये मेरे को बोलेगा कि जो भी लिंक है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो मैं अगर कोई लिंक है तो पेस्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज रैंडमली लिख के भी www.image.com अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कर दिया मैंने, और आप देखेंगे कि उसके हिसाब से कोई इमेज भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। तो जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, उस साइट पे मेरे को रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ से मैं इस लिंक को रिमूव भी कर सकता हूँ। इसके बाद बारी आती है चेकबॉक्स की। अब चेकबॉक्स क्या होता है, इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब आपने कोई चेकलिस्ट बनाई होती है जिसपे आपने बार बार एक रेपिटेटिव चीज़ लिखनी होती है, जैसे सपोज कीजिए आपने कोई अटेंडेंस शीट बना ली, उस पर आप चाहते हैं कि अगर आपके 50 एम्प्लॉयज़ हैं तो जो जो भी एम्प्लॉय आया है आप उस पर उसको टिक करना चाहते हैं कि ये एम्प्लॉय एंटर हो चुका है कंपनी में। तो आप चेकबॉक्स यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो जब आप चेकबॉक्स इंसर्ट करते हैं तो ये डब्बे से बन के आ जाते हैं, और जब आप डब्बे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको टिक लग जाता है। अब ये आपको देखने में सामने टिक लग रहा होगा, बट इसकी जो वैल्यू होती है वो ट्रू होती है। और अगर मान लो इसमें मैंने कुछ नहीं भी क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू जो है वो फॉल्स होगी, जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो ये चेकबॉक्स का ऑप्शन भी बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है। इसके बाद ड्रॉप डाउन की बारी आती है। ड्रॉप डाउन जैसे मैंने पेज स्पेशल में आपको समझाया था कि ड्रॉप डाउन होता है जिसमें हम एक कैरेक्टर्स होते हैं, जो रैंडम कैरेक्टर्स हम चाहते हैं कि यही सेल में टाइप हो, तो उसमें हम ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं। अब ये ड्रॉप डाउन का कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि गूगल ने बहुत सारे इसमें फंक्शंस जो है वो ऐड कर दिए हैं, बट हम ड्रॉप डाउन पे भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके बाद आता है इमोजी का ऑप्शन। इमोजी जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, वैसा ही गूगल ने भी इमोजी का ऑप्शन दिया है। आप कोई भी इमोजी सेलेक्ट करके यहाँ से आप उस इमोजी को इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो इमोजी इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है स्मार्ट शेप्स की। ये भी गूगल की तरफ से एक नया फंक्शन इंस्टॉल हुआ है। इस फंक्शन के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी क्योंकि इस वीडियो में इसको कवर करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद जो दो नीचे फंक्शन है कमेंट और नोट का, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं। ये आप अगर हमारी लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको इनके बारे में पता लग जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मेन्यू की, जो है फॉर्मेट मेन्यू। तो फॉर्मेट मेन्यू में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आता है थीम का। अब थीम का ऑप्शन क्या होता है कि जैसे आपने इस शीट में काम किया हुआ है तो ये शीट में एक थीम इंस्टॉल हुई है, उसको कस्टम थीम बोलते हैं। तो इसके हिसाब से जो भी फॉन्ट है वो उस थीम के हिसाब से है, और अगर हम कोई चार्ट वगैरह या ड्राइंग करेंगे तो इस थीम के हिसाब से आएगी। पर अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई और थीम इसमें लगाना चाहूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली थीम लगा ली, मेरे को इसका फॉन्ट बहुत अजीब लग रहा है वैसे, तो अगर इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका जो सारी शीट का जो फॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है। तो इसके हिसाब से हम थीम्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इसको मैं Ctrl+Z कर लूँगा पहले जैसे लाने के लिए। उसके बाद बारी आती है नंबर फॉर्मेटिंग की। तो इसका मतलब यह है कि आपने कोई भी टेक्स्ट एंटर किया है या कोई नंबर एंटर किया है, आप उसको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ मैं नंबर के बाद मैं पॉइंट्स, डिजिट्स जो है, डेसिमल जो है वो लाना चाहूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा
अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उस नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो मैं यहाँ पे ले आऊँगा। अगर इसी तरह मैं साइंटिफिक उसमें लाना चाहूँ तो उसके क्लिक करके हो जाएगा। इसके बाद अकाउंटिंग टर्म आते हैं, फाइनेंशियल टर्म आते हैं, करेंसी, और इसके बाद डेट का भी फॉर्मेट आता है, टाइम का भी आता है। अगर मान लो कोई मैंने डेट लिखी है उसको मैं अपने हिसाब से इस फॉर्मेट में चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी ला सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं टाइम भी इसके साथ लाऊँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उस डेट का टाइम भी साथ में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कस्टमाइज ऑप्शंस भी आते हैं कि आप अपनी करेंसी जो भी लिखना चाहते हैं आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डॉलर्स ही आते हैं, तो आप अगर इंडिया में रहते हैं तो आप इंडियन करेंसी के हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। डेट और टाइम को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं फॉर्मेट को, और नंबर फॉर्मेट को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन ऑप्शन आता है टेक्स्ट का। अब टेक्स्ट ऑप्शन में क्या होता है कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है आप इसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। इसकी वजह से कमांड कंट्रोल बी होती है। इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक यानी कि इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं टेक्स्ट को, जिसकी कमांड कंट्रोल आई होती है। अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे ये कंट्री वाले आपने देखा होगा यहाँ पे कंट्री के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, वैसे वो टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है। इसके बाद ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट के मिडल में एक लाइन होकर गुजरती है तो वो स्ट्राइक थ्रू कहलाती है। तो इस तरह आप टेक्स्ट के जो भी ऑप्शन है उसमें ये चारों को यूज़ कर सकते हैं। फिर ऑप्शन आता है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए जो आई कॉलम आप देख रहे हैं, आई कॉलम में हमने 5 चीज़ें लिखी हैं, नेम, जेंडर, कंट्री, कंपनी नेम और इनकम। तो फिलहाल जो है वो सारी जो है लेफ्ट अलाइन है, यानी कि वो स्टार्ट लेफ्ट से हो रही हैं। तो अगर आप चाहो कि उसको सेंटर में करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उनको सेंटर में कर सकते हो सिलेक्ट करके, और अगर राइट पे चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके वो राइट पे हो जाएंगी। जैसे मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको 5 को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में जाके जब मैं अलाइन पे क्लिक करूँगा सेंटर पे तो वो 5 जो है वो सेंटर में अलाइन होगी। इसके बाद अगर मैं चाहूँ इनको टॉप पे अलाइन करना, फिलहाल आप देखेंगे कि सारी ये मिडल में अलाइन है, तो ये उस हिसाब से टॉप पे भी अलाइन हो जाएंगी, यानी कि अपने जहाँ पे ये रो स्टार्ट हो रही है उसके टॉप पे चली जाएंगी। मिडल में भी जा सकती हैं, अब फिलहाल तो मिडल में ही है, और उसके बाद बॉटम में भी इसको मैं ले जा सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ फिलहाल के लिए मैं बॉटम पे लेके जाऊँ तो बॉटम पे क्लिक करूँगा। अभी आपको पता नहीं लग रहा होगा क्योंकि सेल बहुत छोटा है। अगर मान लीजिए मैं इन रो के साइज को मैं बढ़ा देता हूँ तो आप देखोगे कि उस रो के बॉटम में चली गई हैं। इसके बाद बारी आती है रैपिंग की। रैपिंग का ऑप्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है अगर आप लार्ज डेटा सेट पे काम कर रहे हो। तो जैसे कि सपोज कीजिए इस वाले सेल पे मैंने इसका साइज जो है वो कम कर दिया है, और आप देखेंगे कि जो तो छोटा नाम है वो तो उस सेल में पूरा आ रहा है, जैसे कंपनी का नाम है ये सेल में पूरा नहीं आ रहा है। तो मैं कंपनी का नाम को सिलेक्ट करके अगर मैं फॉर्मेट में जाऊं और रैप पे क्लिक करूं तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ओवरफ्लो का है, जो अगर इस पर क्लिक करूंगा तो वो ऑलरेडी ओवरफ्लो पे ही जा रहा है। बट अगर मैं सेकंड ऑप्शन पे जाऊंगा रैप पे तो वो क्या करेगा, इसको रैप कर देगा, यानी कि उस रो को उस हिसाब से एडजस्ट कर देगा ताकि पूरा डेटा हमें शो करे। और अगर मैं थर्ड वाले ऑप्शन में जाऊंगा जो है क्लिप का ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करके मतलब जितना मर्जी डेटा बड़ा हो वो उस जो कॉलम की विड्थ को पार नहीं करेगा, उस कॉलम में ही रहेगा। अब आपको डेटा यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो डेटा आपको फॉर्मूला बार में दिखेगा। यहाँ पे जैसे लिखा है पूरा कंपनी नेम जो है लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन जो है वो इसलिए यूज होता है। इसके बाद बारी आती है रोटेशन की। अब आप कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा है आप उसको अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। जैसे आप टिल्ट अप करना चाहते हैं, टिल्ट डाउन करना चाहते हैं, वर्टिकली स्टैक करना चाहते हैं, रोटेट ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ रोटेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज एंगल पे भी इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको 45 डिग्री पर रोटेट करना है तो वो उसको 45 डिग्री पर उसने रोटेट कर दिया। ये रिपोर्ट्स बनाने के लिए बहुत यूजफुल है ये वाला जो ऑप्शन है। इसको कंट्रोल Z कर दिया हमने। इसके बाद बारी आती है फ़ॉन्ट साइज़ की। अब जैसे करंट जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसका 10 पे चल रहा है, तो अगर मैं इसको छोटा या बड़ा करना चाहूँ तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। फिर आता है मर्ज सेल का ऑप्शन। मर्ज सेल का मतलब होता है कि आपने दो सेल्स को सिलेक्ट किया, दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को सिलेक्ट किया, और आपने जब मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो वो सारे सेल्स को वो मर्ज कर देगा। अब जैसे मैंने इसको
और कंपनी नेम वाले को सिलेक्ट कर दिया है। तब यहाँ पे मैं मर्ज पे क्लिक करूँगा तो पहले वो मेरे से पूछेगा कि ये इसको जब हम मर्ज कर रहे हैं तो जो इसकी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है, यानी कि जो एच कॉलम की वैल्यू है, ये उसको ही पेस्ट करेगा, जो राइट वाली वैल्यू है उसको डिलीट कर देगा। क्या आप चाहते हैं कि इसको मर्ज कर दे? तो हम इसको ओके करेंगे तो आप देखें कि इनकम ही रह गया, बाकी जो यहाँ पे लिखा था वो डिलीट हो गया, पर इनको उसने एक सेल बना दिया। अब इनकम और एच और आई कॉलम को उसने एक सेल बना दिया। तो इसको फिर से हम कंट्रोल Z कर देंगे। इसके बाद बारी आती है कन्वर्ट टू टेबल की। ये कन्वर्ट टू टेबल और इंसर्ट टेबल एक ही कमांड है। इसको इंसर्ट करना मतलब कि हमने कोई टेबल नया इंसर्ट किया, पर कन्वर्ट टू टेबल का मतलब होता है कि कोई हमने टेबल बनाया है या कोई एक डेटा सेट बनाया है, उसको हमने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि हम कंडीशन बेस कोई भी कलर कर सकते हैं किसी भी सेल को। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि अगर ए सेल की वैल्यू 50 या 100 से कम है या 50 या 100 के बीच में है तो उसका कलर येलो हो जाए, तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। इसके बाद बारी आती है अल्टरनेटिव कलर्स की। ये कलर्स जो ऑप्शन है ये गूगल शीट्स ने हमें प्रोवाइड किया है। इससे हम इस डेटा सेट को थोड़ा सुंदर बना सकते हैं। जैसे मैंने इस डेटा सेट को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से पूरा, और मैंने अगर यहाँ पे क्लिक करके अल्टरनेटिव कलर को अगर मैंने चूज़ किया तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खोल देगा और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसको ग्रे कलर कर दिया इसने। तो मैं चाहूँ तो इसका जो हेडर है इसको अनसेलेक्ट करके सबको एक ही रंग पे कर दूंगा। अगर मैं मान लो इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसके हेडर को ये एक अलग सा यूनिक रंग दे देगा, और इसके बाद हर अल्टरनेटिव रो को वो है वो सेम कलर करेगा। जैसे 2 और 4 जो भी हमारी इवन रोज आ रही हैं उनको उसने वाइट कलर किया है, और जो ऑड रोज आ रही हैं उसको उसने थोड़ा लाइट सा ग्रे कलर किया है। अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई और रंग चाहता हूँ इस पर, जैसे ब्लू हो गया या ग्रीन हो गया या फिर येलो हो गया, तो मैं उसके हिसाब से भी इसको कर सकता हूँ। इससे थोड़ा डाटा प्रेजेंटेबल लगता है और देखने में भी सुंदर लगता है। इसके बाद ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग का। अब क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने इनकम वाले जो सेल है इस पे येलो कलर हो रखा है, इसके बाद यहाँ पे इसके बॉर्डर्स भी हो रखे हैं, इसको बोल्ड भी किया हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कि इसकी सिंपल फॉर्मेटिंग हो जाए, सारा कुछ रिमूव हो जाए, पर इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो रिमूव ना हो। तो मैं फॉर्मेट पे जाके क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा तो ये इसका सारा कुछ रिमूव हो गया, बट इसका जो टेक्स्ट वो रिमूव नहीं हुआ। तो ये इंसर्ट में फॉर्मेट जो ये फॉर्मेट का ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का, ये इसलिए यूज़ होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेन्यू आता है डेटा मेन्यू। तो डेटा मेन्यू में सबसे पहले सॉर्ट का ऑप्शन आता है। तो आप सॉर्ट का ऑप्शन जानते ही होंगे कि सॉर्ट को हम किसी भी जैसे मान लीजिए ए से लेके जेड तक या जेड से लेके ए तक, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सॉर्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि किस कॉलम के हिसाब से आप शीट को सॉर्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने B1 पे क्लिक किया है तो वो पूछ रहा है कि बी कॉलम के हिसाब से सॉर्ट कर देंगे, तो वो बी कॉलम के हिसाब से सॉर्ट कर देगा। अगर आप सॉर्ट रेंज चाहते हैं तो वो आपको एक पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट करने को देगा और उस रेंज को आप सॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ़िल्टर का ऑप्शन। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया था, बट मैं आपको दोबारा से लगा के दिखाता हूँ। फ़िल्टर में क्या होता है कि आप अगर कोई भी एक रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं तो वो आप देखोगे कि यहाँ पे एक फ़िल्टर क्रिएट हो गया है उस रेंज पे। तो आप उसमें डेटा को विजुअलाइज आसानी से कर सकते हैं फ़िल्टर लगा के। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जेंडर में जो मेल कैटेगरी है उनका देखना है कि कितनी एंट्रीज हैं या क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, तो मैं मेल पे सिलेक्ट करके ओके करूँगा। तो जो भी मेल के एंट्रीज है वो सारी मेरे को शो करेंगी, फीमेल जो भी है उनके एंट्रीज मेरे को नहीं शो करेंगी। तो इससे मैं डेटा को विजुअलाइज कर सकता हूँ और आगे रिजल्ट्स जो है वो निकाल सकता हूँ। यहाँ से फिलहाल मैं फ़िल्टर को रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रिएट ग्रुप बाय व्यू और फिल्टर व्यू का। अब ये दोनों ऑप्शन लगभग सेम है, बट मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। जो फिल्टर व्यू होता है वो होता है कि अगर आप मान लीजिए नॉर्मल फिल्टर लगा रहे हैं किसी भी शीट पे, तो वो जितने भी शीट के कोलैबोरेटर्स हैं वो सबको शो करेगा। जो भी आप उसमें काम कर रहे हैं या आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो सारे व्यूअर्स को दिखेगा।
बट अगर आप फिल्टर व्यू पे काम कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो आपको एक हिडन फिल्टर लगा देगा, जैसे इनकॉग्निटो मोड होता है। आपने गूगल पे आई एम श्योर कि कभी ना कभी इनकॉग्निटो यूज़ किया होगा। तो इनकॉग्निटो में जैसे हिस्ट्री सेव नहीं होती जो भी आप गूगल पे काम करते हैं, और आप हिडन रह के अपना जो भी काम कर सकते हैं, इसी तरह फिल्टर व्यू में भी आप हिडन रह के सारा आप जो भी फिल्टर का काम कर सकते हैं। किसी भी यूज़र्स को जो भी आपके शीट में काम कर रहे हैं कोई भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेव एज फिल्टर व्यू का। सेव एज फिल्टर व्यू में जो भी आपने फिल्टर व्यू लगाया है आप उसको सेव कर सकते हो। फिर आता है ऑप्शन स्लाइसर का। स्लाइसर भी एक फिल्टर की तरह ही होता है, बट ये क्या करता है, सिर्फ एक ही कॉलम को सिलेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड अ स्लाइसर लगा दिया, तो वो क्या करेगा, इन सारे कॉलम्स को उसने इकट्ठा करके एक स्लाइसर बना दिया, और वो मुझसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा कॉलम जो आप चूज़ करना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्री का ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, मेरा कंट्री के नेम का एक स्लाइसर लगा देगा यहाँ पे। मेरे को बार बार यहाँ पे जाके सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सीधा जाऊँगा और मैं जो भी कंट्री का डेटा देखना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कनाडा का मैं कनाडा का देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो कनाडा का सारा जो भी डेटा है, अभी फ़िलहाल 2 एंट्रीज ही हैं, तो मेरे सामने वो आ जाएगा। इसी तरह ये स्लाइसर जो है वो काम करता है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो ये सारा डेटा हमारे पास वापस आ जाएगा। इसके बाद बारी आती है प्रोटेक्ट शीट्स एंड रेंजेस की। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था इसके बारे में। उसके बाद आता है नेम्ड रेंजेस और नेम्ड फंक्शंस। इसका कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा वास्ट है, ये इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। इसके बाद आता है रैंडमाइज रेंज का ऑप्शन। रैंडमाइज रेंज क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, तो आप चाहते हो कि इनको सॉर्ट करना है, बट अगर आप सॉर्ट करेंगे तो या तो वो ए से लेके जेड तक नाम सॉर्ट करेगा या जेड से लेके ए तक। तो रैंडमाइज रेंज का मतलब होता है कि आपने ये रेंज सेलेक्ट की और आपने यहाँ से इसको ऑप्शन को क्लिक किया, तो वो रैंडमली कोई भी नाम ऊपर नीचे कर देगा। तो ये रैंडमाइज सॉर्ट होता है। इसके बाद है कॉलम स्टैट्स का ऑप्शन। कॉलम स्टैट्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो इस कॉलम के बारे में जो भी डेटा है, जो भी स्टैट्स है, वो आपको शो करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये 5 कॉलम जो है वो उठा लिए, इनको सिलेक्ट कर लिया और कॉलम स्टैट्स पे मैं गया, तो ये उन सब का मेरे को एक साइड पे ग्राफ चार्ट, बार चार्ट जो भी है, ये मेरे को दिखाएगा कि किस कंट्री में या किस पर्सन के हिसाब से क्या क्या डेटा आ रहा है, टोटल कितनी रोज़ हैं, कितने सेल एम्प्टी हैं, या कितनी यूनिक वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये ऑप्शन भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। तो इसमें हम ऊपर जो भी हमारी कैटेगरी उनके हिसाब से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम मैं फ़िलहाल यहाँ पे नेम वाले कॉलम का डेटा आ रहा है, अगर जेंडर वाले कॉलम को देखो तो यहाँ पे फीमेल और मेल की सारी मेरे को बता दी कि कितनी एंट्रीज यहाँ पे हैं। तो इसमें हम इन सब डेटा को हम विजुलाइज कर सकते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है डेटा वैलिडेशन की। डेटा वैलिडेशन हमने अभी फ़िलहाल पिछले महीने में आपको समझाया है कि हम अपने डेटा को उसके हिसाब से, जैसे हमने कोई पर्टिकुलर एंट्रीज लिखनी है तो उसके हिसाब से हम एक वो एरो बना देते हैं उसमें वैलिडेशन लगा के, ताकि इसके अलावा हम कोई भी डेटा एंटर ना कर सकें। फिर आता है डेटा क्लीनअप। डेटा क्लीनअप में आप जो भी डुप्लीकेट्स हैं उसको रिमूव कर सकते हैं, या जो वाइट स्पेस है उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम की। अब स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इस एंट्री को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और मैं चाहता हूँ कि इस एंट्री में जो चेक है ये एक अलग जगह पे चला जाए और रिपब्लिक जो है वो दूसरी जगह पे चला जाए, मतलब इसको स्प्लिट कर दे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करके, और ये मेरे से पूछेगा कि सेपरेटर क्या है इसमें। सेपरेटर मतलब कि कौन सी जो एक वैल्यू है इनको सेपरेट कर रही है। तो फिलहाल इस जो सेल में जो स्पेस है इसको सेपरेट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे स्पेस पे क्लिक करूँगा और वो क्या करेगा, इन दोनों को अलग कर देगा। तो ये होता है डेटा टेक्स्ट टू कॉलम। इसके बाद आता है डेटा एक्सट्रैक्शन और डेटा कनेक्टर्स। तो हम इसमें कोई भी तरह का डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी नई या अपनी जो पर्टिकुलर शीट है, और जो भी डेटा कनेक्टर्स हैं जैसे बिग क्वेरी हो गया या लुकर हो गया, हम उनसे डेटा जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे यहाँ पे आप न्यू फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म के बारे में भी हम एक नई वीडियो बनाएंगे। स्पेलिंग चेक कर सकते हैं आप, ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं आपका कोई सेंटेंस अगर आपने कंप्लीट किया है, और यहाँ पे जो भी ऑप्शन है आप इसको अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन सेटिंग्स में आप जो नोटिफिकेशन हैं उनको एडिट कर सकते हैं, जब कमेंट्स के नोटिफिकेशन है आप उसको एडिट कर सकते हैं।
एक्सटेंशन में गूगल के बहुत सारे एड ऑन्स हैं, आप उनको ज़रूर एक बार एक्सप्लोर कीजिए। नए एड ऑन्स आप ला सकते हैं, या जो भी आपने एड ऑन्स लिए हैं आप उनको भी मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद जो मैक्रोज है, मैक्रोज आपने एक्सेल में भी यूज़ किया होगा, इसमें भी हम आपको एक नई वीडियो बना के देंगे। और जो गूगल में एक नया कंसेप्ट आया है ऐप स्क्रिप्ट का, ऐप स्क्रिप्ट में आपको जावा स्क्रिप्ट जो होती है गूगल उसको यूज़ करके एक कस्टमाइज वे में आपको शीट्स ऑटोमेट करता है। तो ये ऐप स्क्रिप्ट भी हम जरूर इसकी सीरीज बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। इसके बाद बात आती है ऐप शीट की। ऐप शीट जैसे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कोई भी एक ऐप यूज़ करते हैं, या अपने iOS में कोई ऐप यूज़ करते हैं, तो गूगल ने इसको ऐप शीट का नाम दिया है। तो इसमें आप बिना कोडिंग के कोई भी ऐप बना सकते हैं। तो ये भी हम एक नई सीरीज जरूर बनाएंगे इसकी। और उसके बाद आता है लुक्कर स्टूडियो। लुक्कर स्टूडियो में जैसे आप एक्सेल में काम करते हैं तो वहाँ पे बिग क्वेरी या किसी और चीज़ में आप डेटा को विजुलाइज करते हैं, इसी तरह गूगल ने लुक्कर स्टूडियो का नाम दिया है। इसको पहले हमने इसका नाम था डेटा स्टूडियो करके, अब इसने लुक्कर ने रिसेंटली इसका नाम चेंज किया गूगल ने। और लास्ट में आता है हेल्प मेन्यू। तो आप कोई भी किसी भी तरह की सर्च करना चाहते हैं या कोई हेल्प चाहते हो तो आप इस मेन्यू में कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, जो भी हमने आपको मेन्यू में समझाया है ये सारा इस शॉर्टकट्स में यहाँ पे बना हुआ है। इनको आप अगर यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसका नाम लिखा मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता लग गया होगा। अगली वीडियोज़ में हम और नए फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, और नए जो फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में बात करेंगे, और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।